लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 13। दूसरे दिन पद्मसेन सदन को साथ लेकर किसी स्कूल में दाखिला कराने चले, किंतु जहां गए साफ जवाब मिला, स्थान नहीं है। शहर में 12 पाठशालाएं थीं, लेकिन सदन के लिए कहीं स्थान न मिला। शर्मा जी ने विवश होकर निश्चय किया कि मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। प्रातःकाल तो मुवक्किलों के मारे अवकाश नहीं मिलता। कचहरी से आकर पढ़ाते, किंतु एक ही सप्ताह में हिम्मत हार बैठे। कहाँ कचहरी से आकर पत्र पढ़ते थे, कभी हारमोनियम बजाते, कहाँ अब एक बूढ़े तोते को रटाना पड़ता था। वह बारंबार झुंझलाते। उन्हें मालूम होता कि सदन मंदबुद्धि है। यदि वह कोई पढ़ा हुआ शब्द पूछ बैठा तो शर्मा जी झल्ला पड़ते। वह स्थान उलट पलट कर दिखाते जहाँ वह शब्द प्रथम बार आया था, फिर प्रश्न करते और सदन ही से उस शब्द का अर्थ निकलवाते। इस उद्योग में काम कम होता था, किंतु उलझन बहुत थी। सदन भी उनके सामने पुस्तक खोलते हुए डरता। वह पछताता कि कहाँ से कहाँ यहाँ आया। इससे तो गांव ही अच्छा था। 4 पंक्तियाँ पढ़ाएंगे, लेकिन घंटों बिगड़ेंगे। पढ़ा चुकने के बाद शर्मा जी को थक से जाते। सैर करने को भी जी नहीं चाहता। उन्हें विश्वास हो गया कि इस काम की क्षमता मुझ में नहीं है। मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते थे। उन्होंने 20 रुपये मासिक पर सदन को पढ़ाना स्वीकार किया। अब यह चिंता हुई कि यह रुपए आए कहाँ से। शर्मा जी फैशनेबल मनुष्य थे। खर्च का पल्ला सदा दबा ही रहता था। फैशन का बोझ अखरता तो अवश्य, किंतु बुद्धि ने कुछ काम न किया। तब सुभद्रा के पास जाकर बोले, मास्टर 20 रुपये पर राजी है। सुभद्रा बोली, तो क्या मास्टर ही ना मिलते थे? मास्टर तो एक नहीं 100 हैं। और रुपए कहाँ हैं? शर्मा जी बोले, रुपए भी ईश्वर कहीं से देंगे। सुभद्रा बोली, मैं तो कई साल से देख रही हूँ, ईश्वर ने कभी विशेष कृपा नहीं की। बस इतना दे देते हैं कि पेट की रोटियाँ चल जाएं, और वही तो ईश्वर है। पद्मसेन बोले, तो तुम्ही कोई उपाय निकालो। सुभद्रा बोली, मुझे तो कुछ देते हो नहीं, मत देना बस। पद्मसेन बोले, तुम तो जरा सी बात पर चिढ़ जाती हो। सुभद्रा ने फिर कहा, चिढ़ने की बात ही करते हो, आय व्यय तुम्हारे छिपा नहीं है। मैं और कौन सी बचत निकाल दूंगी? दूध घी की तुम्हारे यहाँ नदी नहीं बहती। मिठाई मुरब्बे में कभी फफूंदी नहीं लगी। कहारिन के बिना काम चलने ही वाला है। महाराजन का कोई ज़रूरत नहीं, और किस खर्चे में कमी करने को कहते हो? पद्मसेन बोले, दूध ही बंद कर दो। सुभद्रा बोली, हाँ बंद कर दो, मगर तुम ना पियोगे, सदन के लिए लेना ही होगा। शर्मा जी फिर सोचने लगे। पान तंबाकू का खर्च 10 रुपये मासिक से कम न था, और भी कई छोटी छोटी मदों में कुछ ना कुछ बचत हो सकती थी, किंतु उसकी चर्चा करने से सुभद्रा की अप्रसन्नता का भय था। सुभद्रा की बातों से उन्हें स्पष्ट विदित हो गया था कि इस विषय में उसे मेरे साथ सहानुभूति नहीं है। मन के बाहर में खर्च का लेखा जोखा करने लगे। अंत में बोले, क्यों? रोशनी और पंखे के खर्च में कुछ किफ़ायत हो सकती है। सुभद्रा ने कहा, हाँ हो सकती है। रोशनी की क्या आवश्यकता है? सांझ ही में बिछावन पर पड़ रहे, यदि कोई मिलने जुलने वाला आए तो आप ही चिल्लाकर चला जाएगा, या घूमने निकले गए 9 बजे लौट कर आए, और पंखा तो हाथ में ही झला जा सकता है। यह जब बिजली नहीं थी तो लोग गर्मी के मारे बावले हो जाते थे। पद्मसेन बोले, घोड़े के राते में कमी कर दूं। सुभद्रा ने कहा, यह दूर की सूझी, घोड़े को राते में दिया ही क्यों जाए? घास काफ़ी है। यही ना होगा कि कूल्हे पर हड्डियाँ निकल आएंगी। किसी तरह मर्जी जाएगा, कचहरी तक ले ही जाएगा। यह तो कोई नहीं कहेगा कि वकील साहब के पास सवारी नहीं है। पद्मसेन ने कहा,
लड़कियों की पाठशाला को 2 रुपये मासिक चंदा देता हूँ, 9 रुपये क्लब का चंदा है, 3 रुपये मासिक अनाथालय को देता हूँ। ये सब चंदे बंद कर दूँ तो पैसा हो। सुभद्रा ने कहा, बहुत अच्छा होगा। संसार की रीति है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाएं। शर्मा जी सुभद्रा की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन सुनकर मन में झुंझला रहे थे, पर धीरज के साथ बोले, इस तरह कोई 15 रुपये मासिक तो मैं दूंगा, शेष 5 रुपये का बोझ तुम्हारे ऊपर है। मैं हिसाब किताब नहीं पूछता, किसी तरह संख्या पूरी करो। सुभद्रा ने कहा, हाँ हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। भोजन एक ही समय बने, दोनों स्वयं बनाने की क्या जरूरत है। संसार में करोड़ों मनुष्य एक ही समय खाते हैं, किंतु बीमार या दुबले नहीं होते। शर्मा जी अधीर हो गए। घर की लड़ाई में उनका हृदय कांपता था, पर यह चोट न सही गई। बोले, तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए और वह यूं ही अपना जीवन नष्ट करे? चाहिए तो यह था कि तुम मेरी सहायता करती, उल्टे और जी जला रही हो। सदन मेरे भाई का लड़का है, जो अपने सिर पर आटे दाल की गठरी लादकर मुझे स्कूल में दाखिल कराने आए थे। मुझे वह भूले नहीं। उनकी उस प्रेम का स्मरण करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों पर गिरकर घंटों रो। तुम्हें अब अपने रोशनी और पंखे के खर्च में, पान तंबाकू के खर्च में, घोड़े साइज के खर्च में किफ़ायत करना भारी मालूम होता है, किंतु भैया मुझे वार्निश वाले जूते पहनाकर आप नंगे पांव रहते थे। मैं रेशमी कपड़े पहनता था, वे फटे कुर्ते पर ही काटते थे। उनके उपकारों और भलाइयों का इतना भारी बोझ मेरी गर्दन पर है कि मैं इस जीवन में उससे मुक्त हो नहीं सकता। सदन के लिए मैं प्रत्येक कष्ट सहने को तैयार हूँ। उसके लिए यदि मुझे पैदल कचहरी जाना पड़े, उपवास करना पड़े, अपने हाथों से उसके जूते साफ करने पड़े, तब भी मुझे इनकार ना होगा। नहीं तो मुझे जैसा कृतज्ञ मनुष्य संसार में ना होगा। गिलानी से सुभद्रा का मुख कमल कुमला गया। पत्नी शर्मा जी ने वे बातें कच्चे दिल में कही थीं, पर उससे समझा कि वह मुझे लज्जित करने के निमित्त कही गई हैं। सिर नीचा करके बोली, तो मैं यह कब कहा कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए। जो काम करना ही है उसे कर डालिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब दादाजी ने आपके लिए इतने कष्ट उठाए हैं तो यही उचित है कि आप भी सदन के लिए कोई बात उठा सकें। मुझसे जो कुछ करने को कहिए वह करूं। आपने अब तक कभी इस विषय पर जोर नहीं दिया था, इसलिए मुझे भ्रम हुआ कि यह कोई आवश्यक खर्च नहीं है। आपको पहले ही दिन से मास्टर का प्रबंध करना चाहिए था। इतने आगे पीछे क्या काम था? अब तक तो यह थोड़ा बहुत पढ़ ही चुका होता। इतनी उम्र गंवाने के बाद जब पढ़ाने का विचार किया है तो इसका एक दिन भी व्यर्थ न जाना चाहिए। सुभद्रा के तत्क्षण अपनी लज्जा का बदला ले लिया। पंडित जी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। यदि अपना पुत्र होता तो उन्होंने कदापि इतना सोच विचार न किया होता। सुभद्रा को अपने प्रतिवाद का खेद हुआ। अपने पान बनाकर शर्मा जी को दिया। यह मानो सनिध पत्र था। शर्मा जी ने पान ले लिया। संधि स्वीकृति हो गई। जब वह चलने लगे तो सुभद्रा ने पूछा, कुछ सुमन का पता चला? शर्मा जी ने कहा, कुछ भी नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई। गजाधर भी नहीं दिखाई दिया। सुनता हूँ घर बाहर छोड़कर किसी तरह निकल गया है। दूसरे दिन से मास्टर साहब सदन को पढ़ाने गए। 9 बजे वह पढ़ाकर चले जाते। तब सदन स्नान भोजन करके तोता अकेले उसका जी बहुत घबराता। कोई संगी न साथी, न कोई हंसी, न दिल लगी, कैसे जी लगे। हाँ, प्रातःकाल थोड़ी सी कसरत कर लिया करता था, इसका उसे व्यसन था। अपने गांव में उसने एक छोटा सा अखाड़ा बनवा रखा था। यह अखाड़ा तो ना था, कमरे ही में दंड कर लेता। शाम को शर्मा जी उसके लिए फिटन तैयार करा देते। तब सदन अपना सूट पहनकर गर्व छावनी की ओर जाते, किंतु सदन उस तरफ न जाता। वायु सेवन में जो एक प्रकार का दार्शनिक आनंद होता है उसका उसे क्या ज्ञान है। शुद्ध वायु
की सुखद शीतलता, हरे भरे मैदान की विचारोत्पादक निर्जनता और सुरम्य दृश्यों की आनंदमयी निस्तब्धता, उसमें इनके रसास्वादन की योग्यता न थी। उसका यौवन काल था जब बनाव श्रृंगार का भूत सिर पर सवार रहता है। वह अत्यंत रूपवान, सुगठित, बलिष्ठ युवक था। देहात में रहा, न पढ़ना न लिखना, न मास्टर का भय, न परीक्षा की चिंता। शेरों दूध पीता था। घर की भैंस थी, घी के लौंदे उठाकर खा जाता। उस पर कसरत का शौक। शरीर बहुत सुडौल निकल आया था। छाती चौड़ी, गर्दन तली हुई, ऐसा जान पड़ता था मानो देह में ईंगुर भरा हुआ है। उनके चेहरे पर वह गंभीरता और कोमलता न थी जो शिक्षा और ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसके मुख से वीरता और उद्दंडता झलकती थी। आंखें मतवाली, सजीत और चंचल थी। वह बाग का कमली पौधा नहीं और वन का सुदृढ़ वृक्ष था। निर्जन पार्क या मैदान में उस पर किसकी निगाह पड़ती, कौन उसके रूप और यौवन को देखता। इसलिए वह कभी दाल मंडी की तरफ जाता, कभी चौक की तरफ। उसके रंग रूप ठाट बाट पर बूढ़े जवान सबकी आंखें उठ जाते। युवकों से ईर्ष्या से देखते, बूढ़े स्नेह से। लोग राह चलते चलते उसे एक आंख देखने के लिए ठिठक जाते। दुकानदार समझते कि यह किसी रईस का लड़का है। इन दुकानदारों के ऊपर सौंदर्य का बाजार था। सदन को देखते ही उस बाजार में एक हलचल मच जाती है। वैश्याएं छज्जों पर आकर खड़ी हो जाती और प्रेम कटाक्ष के बाण उस पर चलाती। देखे हैं बहका हुआ कबूतर किस छतरी पर उतरता है, यह सोने की चिड़िया किस जाल में फंसती है। सदन में वह विवेक तो था नहीं जो सदाचार की रक्षा करता। उसमें वह आत्मसम्मान भी नहीं था जो आंखों को ऊपर नहीं उठने देता। उसकी फिटन बाजार में बहुत धीरे धीरे चलती। सदन की आंखें उन्हीं रमणियों को ओर लगी रहती। यौवन के पूर्व काल में हम अपनी कुमार वासनाओं के प्रदर्शन पर गर्व करते हैं। उत्तर काल में अपने सद्गुणों के प्रदर्शन पर सदन अपने को रसिया दिखाना चाहता था। प्रेम से अधिक बदनामी का आकांक्षी था। इस समय यदि उसका कोई अभिन्न मित्र होता तो सदन उससे अपने कल्पित दुष्प्रेम की विस्तृत कथाएं वर्णन करता। धीरे धीरे सदन के चित्त की चंचलता यहाँ तक बढ़ी कि पढ़ना लिखना सब छूट गया। मास्टर आते और पढ़ाकर चले जाते, लेकिन सदन को उनका आना बहुत बुरा मालूम होता। उसका मन घर घड़ी बाजार की ओर लगा रहता। वही दृश्य आंखों में फिरा करते थे। रमणियों के हाव भाव और मृदु मुस्कान के स्मरण में मग्न रहता। इस भांति दिन कटने के बाद ज्यों ही शाम होती वह बन ठनकर दाल मंडी की ओर निकल जाता। अंत में इस कुप्रवृत्ति का वही फल हुआ जो सदैव हुआ करता है। 3 ही 4 मास में उसका संकोच उड़ गया। पेटन पर 2 आदमी दूतों की तरह उसके सिर पर सवार रहते, इसलिए वह इस बाग के फूलों में हाथ लगाने का साहस न कर सकता था। वह सोचने लगा कि किसी भांति इन दूतों से गला छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ गया। एक दिन उसने शर्मा जी से कहा, चाचा मुझे एक अच्छा सा घोड़ा ले दीजिए। फिटन में अपाहिजों की तरह बैठे रहना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। घोड़े पर सवार होने से कसरत भी हो जाएगी और मुझे सवारी का भी अभ्यास हो जाएगा। जिस दिन से सुमन गई थी शर्मा जी को चिंता तुर रहा करते थे। वक्त के लोग कहते कि आजकल इन्हें न जाने क्या हो गया, बात बात पर झुंझला जाते हैं। हमारी बात ही न सुनने तो बहस क्या करेंगे। जब हमको मेहनताना देना है तो क्या यही एक वकील हैं, गली गली तो मारे मारे फिरते हैं। इससे शर्मा जी की आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती जाती थी। यह प्रस्ताव सुनकर चिंतित स्वर बोले, अगर इसी घोड़े पर जीन खिंचा दो तो कैसा हो, 2-4 दिन में निकल जाएगा। सदन बोला, जी नहीं, बहुत दुबला है, सवारी में न ठहरेगा, कोई चाल भी तो नहीं, न कदम न सरपट, कचहरी से थका मांदा आएगा तो क्या चलेगा। शर्मा जी बोले, अच्छा तलाश करूँगा, कोई जानवर मिला तो ले दूँगा। शर्मा जी ने चाहा कि इस तरह बात टाल दूँ, मामूली घोड़ा भी 250-300 में से कम ना मिलेगा। इस पर कम से कम 25 रुपये मासिक का खर्च लगेगा। इस समय वह इतना खर्च उठाने में असमर्थ न थे।
किंतु सदन कब मानने वाला था। शर्मा जी उसकी सूरत देखते ही सूख जाते। यदि उससे अपनी आर्थिक दशा साफ साफ कह देते तो सदन चुप हो जाता, लेकिन अपनी चिंताओं की राम कहानी सुनाकर वह उसे कष्ट में नहीं डालना चाहते थे। सदन ने अपने दोनों रईसों से कह रखा था कि कहीं घोड़ा बिकाऊ हो तो हमसे कहना। रईसों ने दलाली के लोभ में दत्त चित्त होकर तलाश की। घोड़ा मिल गया। डिगवी नाम के एक साहब विलायत जा रहे थे, उनका घोड़ा बिकने वाला था। सदन खुद गया, घोड़े को देखा, उस पर सवार हुआ, चाल देखी, मोहित हो गया। शर्मा जी से आकर कहा, चलिए घोड़ा देख लीजिए, मुझे बहुत पसंद है। शर्मा जी को अब भागने का रास्ता ना रहा, जाकर घोड़े को देखा, डिगवी साहब से मिले।